महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास रहती है, चैन से सो रहा है सारा जहां, ऐ मेरी नींद सो गई तू कहां। बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। दोस्तों, इस मखमली आवाज़ को हम जब कभी भी सुनते हैं तो ना मालूम क्यों हमें क्या हो जाता है, एक अजीब सुकून हमें मिलने लगता है, चाहे हम कितनी ही परेशानियों में क्यों ना घिरे हों। रफ़ी साहब के बारे में कितनी बातें हो चुकी और न मालूम क़यामत तक कितनी बातें होती रहेंगी। आज ज़िक्र कुछ हट कर करते हैं। आज उस किताब के बारे में हम बात करेंगे जो रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी, जिन्हें प्यार से रफ़ी साहब डॉली कहते थे, ये किताब उन्होंने लिखी है। मोहम्मद रफ़ी हमारे अब्बा, कुछ यादें। इस किताब को जब पढ़ा और ख़ास करके जिस वक्त रफ़ी साहब इस दुनिया से गए, वो जो ज़िक्र यास्मीन जी ने किया है, ऐसा लगता है कि हम उसी वक्त पर मौजूद हैं। रफ़ी साहब की यादें और ज़्यादा ताज़ा होती चली गईं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। उम्र ही क्या थी रफ़ी साहब की, लेकिन वो चले गए। जाने वाले इस किताब में यास्मीन खालिद रफ़ी जी ने बताया है कि वो लोग जब लंदन में रहते थे और रमज़ान शुरू होने वाले थे तो किस तरह से रफ़ी साहब और उनकी बेगम यानी बिल्किस जी ने रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और ये कहा कि अभी हिंदुस्तान में तो चांद नहीं दिखा है। इस तरह के कॉल्स रफ़ी साहब अक्सर किया करते थे और कम बोलते थे। तुमसे मोहब्बत है। यास्मीन जी के शोहर यानी खालिद साहब और दो भाई और सईद और हामिद लंदन में ही रहते थे और डॉक्टर आफताब और परवीन साहिबा रफ़ी साहब की बेटी, वो भी लंदन में रहते थे। यास्मीन खालिद रफ़ी बताती हैं कि उनके शोहर खालिद साहब को 10 पिन बेलिंग खेलने का बहुत शौक़ था, क्रिकेट का भी शौक़ था। अक्सर जुमेरात को वो 8 बजे के बाद 10 पिन बेलिंग खेलने जाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यास्मीन जी बताती हैं कि उन्होंने एक ख्वाब देखा और उनके ख्वाब अक्सर हकीकत में बदल जाया करते थे। ऐसा ही कुछ ख्वाब उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में भी देखा कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। वो डर गईं और घबरा कर उठ गईं और अपने शोहर से ये बात बयान की। खैर, बात गुजर गई और 1-2 दिन निकल गए। उसके बाद रमज़ान की तैयारियां होने लगीं। लेकिन 31 जुलाई को जब लंदन के साउथ हॉल से घर वाले शॉपिंग कर कर घर लौटे तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। टेलीफोन उठाते ही खबर मिली कि रफ़ी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आफताब जो लंदन में ही रहते थे, उन्होंने खालिद साहब को फ़ोन किया और रफ़ी साहब की तबीयत के बारे में बताया। फिर धीरे धीरे सब लोग खालिद रफ़ी के घर पर इकट्ठा हो गए, भाई और बहन, और फिर बम्बई कॉल करने लगे। इत्तेफाक से रफ़ी साहब के घर पर उनके यहाँ काम करने वाले खलील ने फ़ोन उठाया तो खालिद ने पूछा, अब्बा को क्या हुआ है? खलील ने बताया कि सुबह तो ठीक थे, रियाज भी किया, उसके बाद फिर सीने में तकलीफ़ होने लगी। मुझसे कहा कि सोडा मिंट ला दो। उसके बाद वो आराम करने लगे। मैंने कहा कि बेगम साहिबा को उठा दूं तो रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया कि उनको आराम करने दो, उनका रोज़ा है। घर वाले तमाम कोशिशें कर रहे थे कि बम्बई में किसी तरह किसी से बातचीत हो जाए, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी। इसी बीच यास्मीन खालिद रफ़ी जी ने अपने मामू सलीम खान साहब जो
हम जानते हैं कि कितने बड़े राइटर रहे सलमान खान साहब के वालिद साहब। उनको फ़ोन किया कि किसी तरह से बॉम्बे हॉस्पिटल का नंबर मिल जाए। सलीम साहब ने यही कहा कि सुना है कि रफ़ी साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। घर वाले समझ गए कि अब्बा की तबीयत शायद ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि ये बात तो हर एक तक पहुंच चुकी है। उसके बाद घर वालों ने बॉम्बे हॉस्पिटल फ़ोन किया तो वहाँ पर एक औरत ने फ़ोन उठाया और कोई जवाब न दिया। यास्मीन जी ने फिर बात की। थोड़ी देर बाद उस औरत ने घबराहट के साथ कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। यास्मीन घबरा गईं। उन्होंने कहा, आप क्या कह रही हैं? उस औरत ने फिर कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, रफ़ी साहब गुजर गए। चल उड़ जा रे पंछी। ये खबर सुनते ही घर वाले हैरान परेशान हो गए। सदमों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। सब रोने लगे। आफताब साहब ने दुआ पढ़ी और उसके बाद गम का माहौल छा गया, न सिर्फ घर वालों के बीच बल्कि पूरी दुनिया में। रफ़ी साहब के शहदाइयों के बीच तय ये किया गया कि अब बम्बई किस तरह से जाया जाए। तो ये फैसला किया गया कि रफ़ी साहब सिर्फ उनके नहीं थे, पूरी आवाम के थे, इसलिए जुमे के दिन उनका दफन कर दिया जाए। रफ़ी साहब के जनाजे में कितने लोग थे ये तो हम जानते हैं, और किस तरह की उनकी रुखसती रही। यास्मीन जी किताब में ये भी लिखती हैं, जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो हर तरफ उनके गीत सुनाई दे रहे थे। खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, और बहुत से गीत। भुला न पाओगे। परिवार 1 अगस्त को घर पहुंचा तो रो रो कर बुरा हाल था। रफ़ी साहब के शहदाई उस वक्त भी घर के बाहर खड़े थे। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। अम्मा लिपट गईं, सब रोने लगे। अम्मा से किसी ने कोई ज़्यादा सवाल न किया, लेकिन हर एक की आंखों में ये सवाल था कि आखिर अब्बा कैसे गुजर गए, हुआ क्या था। रफ़ी साहब को आखिरी बार वहीं रखा गया था जहाँ पर वो रियाज़ किया करते थे और अक्सर आराम करते थे। अम्मा ने बच्चों से बस यही कहा कि अब मैं ही तुम्हारी बड़ी हूँ। और दूसरे दिन सारे बच्चे रफ़ी साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए। दोस्तों, ये मंज़र आंखों के सामने आ गया जब मैंने ये किताब पढ़ी। बहुत सी बातें इसमें से रह गई हैं, लेकिन सलीम खान साहब ने भी यही कहा था, कभी कोई दूसरा रफ़ी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला अपने ख़ास करम दोहराता नहीं। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा जाए। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज ना होना। रफ़ी साहब हमेशा हमारे साथ थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसे महान फनकार और अजीम शख्सियत को फराज का बार बार सलाम। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर और सफर ही मंजिल।